आज हमारे पास जो सोर्स है वो एक ऐसे कानून की चीर-फाड़ करता है जो हम सबको, मतलब हर नागरिक को, एक बहुत बड़ी ताकत देता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई। हम सबने इसका नाम तो सुना ही है, शायद इस्तेमाल भी किया हो, पर आज हम इसकी आत्मा को समझेंगे। यानी इसका सेक्शन 2, जहां इसकी सारी परिभाषाएं हैं और जहां इसकी असली शक्ति छिपी है। बिल्कुल। किसी भी कानून की परिभाषा है, आप कह सकते हैं, उसकी बुनियाद होती हैं, उसका डीएनए होती हैं। और आरटीआई के मामले में तो ये और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही परिभाषाएं तय करती हैं कि इस कानून के पंख कितने लंबे हैं, कौन जवाब देगा, क्या पूछा जा सकता है, और पूछने का असल मतलब क्या है। ये सब कुछ यहीं से शुरू होता है। तो आज हम इसी डीएनए को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल, हम ये सवाल पूछ किससे सकते हैं? कानून में एक शब्द इस्तेमाल होता है, लोक प्राधिकारी या पब्लिक अथॉरिटी। सुनने में तो ये सिर्फ सरकारी दफ्तर जैसा लगता है, पर क्या कहानी सिर्फ वहीं तक है? ये बहुत अच्छा शुरुआती सवाल है, क्योंकि यहीं से आरटीआई के दायरे का, आप कह सकते हैं, खेल शुरू होता है। ऊपरी तौर पर देखें तो परिभाषा सीधी है। इसमें वो सभी संस्थाएं आती हैं जो हमारे संविधान ने बनाई हैं, जैसे चुनाव आयोग या सीएजी। फिर वो संस्थाएं हैं जिन्हें संसद या किसी राज्य की विधानसभा ने कानून बनाकर खड़ा किया है, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी, नगर निगम या सेबी। ठीक है, ये तो वो इदारे हो गए जिनके बारे में हम सोचते ही हैं कि ये सरकारी हैं। इसमें नया क्या है? नयापन इसके अगले हिस्से में है, और यही हिस्सा इस परिभाषा को एक गुलेल से तोप बना देता है। कानून कहता है कि कोई भी ऐसी संस्था पब्लिक अथॉरिटी है जिसका मालिकाना हक या कंट्रोल सरकार के पास हो, या जिसे सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलती हो। पर्याप्त वित्तीय सहायता, सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड। ये शब्द सुनने में थोड़ा अस्पष्ट है, लेकिन इसका असर तो बहुत गहरा होगा। बहुत गहरा। मतलब ये हुआ कि बात सिर्फ मंत्रालयों और विभागों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहीं पर गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओज भी इसके दायरे में आ जाते हैं। सोचिए, एक बहुत बड़ा एनजीओ है जो सरकार से करोड़ों रुपए का अनुदान लेकर देश के दूर दराज के गांव में शिक्षा पर काम कर रहा है। वो एनजीओ कागज पर तो प्राइवेट है, लेकिन क्योंकि उसका काम सरकारी पैसे से चल रहा है, वो अब आरटीआई के तहत एक आम नागरिक को जवाब देने के लिए बाध्य है। वाओ! तो अगर कोई नागरिक जानना चाहे कि उस एनजीओ ने सरकारी पैसे का इस्तेमाल कैसे किया, कहां-कहां खर्च किया, तो वो एनजीओ ये कहकर नहीं बच सकता कि हम तो प्राइवेट हैं, हम क्यों बताएं। नहीं बच सकता। ये तो पारदर्शिता के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये सत्ता के समीकरण को ही बदल देता है। सही पकड़ा। ये नागरिकों के हाथ में एक टूल दे देता है, जिससे वो न सिर्फ सरकार बल्कि उन प्राइवेट संस्थाओं के काम पर भी नजर रख सकते हैं जो जनता का पैसा इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छा, इसी से जुड़े दो और शब्द हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, समुचित सरकार और सक्षम प्राधिकारी। हाँ, मैंने भी सुना है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनके काम अलग अलग हैं। समुचित सरकार का काम तो आसान है। वो बस ये तय करती है कि किसी पब्लिक अथॉरिटी के लिए नियम केंद्र सरकार बनाएगी या राज्य सरकार। अच्छा, जैसे रक्षा मंत्रालय के लिए केंद्र सरकार। बिल्कुल। और राज्य पुलिस के लिए राज्य सरकार। ये एक तरह का, मतलब, प्रशासनिक वर्गीकरण है। ठीक है, ये तो सीधा है, लेकिन ये सक्षम प्राधिकारी क्या चीज है? यहाँ कानून बनाने वालों की समझदारी दिखती है। सक्षम प्राधिकारी का कॉन्सेप्ट देखिए, लोकतंत्र के 3 स्तंभों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए लाया गया। 3 स्तंभ मतलब? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एकदम। वो नहीं चाहते थे कि आरटीआई के बहाने सरकार इन संस्थाओं के, मतलब, काम में दखल दे। अच्छा, तो ये उनकी स्वायत्ता को बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है। बिल्कुल। इसीलिए कानून कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए उनके अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी होंगे, सुप्रीम कोर्ट के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसी तरह राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने अपने दायरे में। इसका मतलब है कि ये संस्थाएं आरटीआई लागू तो करेंगी, पर अपने नियमों के हिसाब से, ताकि उनकी स्वतंत्रता पर कोई आंच ना आए। ठीक है, तो दायरा तो बहुत बड़ा है। अब हमें पता है कि सवाल किससे पूछना है, पर शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि हम पूछ क्या क्या सकते हैं। क्या सूचना की कोई सीमा है, या ये एक खुला आसमान है? ये लगभग एक खुला आसमान ही है। कानून में सूचना की परिभाषा जानबूझकर इतनी बड़ी रखी गई है कि शायद ही कुछ इससे बाहर हो। अच्छा। हाँ, और मजे की बात यह है कि इसे तकनीक से निरपेक्ष बनाया गया है।
टेक्नोलॉजी न्यूट्रल। बनाने वालों ने सोचा कि आज फाइलें हैं, कल शायद सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, तो परिभाषा ऐसी हो जो हर दौर में काम आए। तो इसमें आता क्या क्या है? इसमें हर रूप में मौजूद कोई भी सामग्री शामिल है। रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो। एक मिनट, मेमो भी? मतलब दो अधिकारियों के बीच काम को लेकर जो आंतरिक बातचीत होती है, वो भी? अगर वो सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है तो बिल्कुल। इसके अलावा ईमेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, सर्कुलर, आदेश, लॉगबुक। लॉगबुक? मतलब मैं ये पता कर सकती हूँ कि एक सरकारी गाड़ी पिछले महीने कहाँ-कहाँ गई और उसमें कितना तेल इस्तेमाल हुआ। क्यों नहीं, ये जनता का पैसा है। और लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट, कागज, सैंपल, मॉडल और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा गया डेटा शामिल है। मतलब एक अधिकारी के कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में रखी फाइल भी उतनी ही सूचना है जितनी की लोहे की अलमारी में बंद कोई पुराना दस्तावेज। एकदम। ये तो सच में बहुत व्यापक है। लेकिन यहाँ एक लाइन है जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। परिभाषा में कहा गया है, किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी जिस तक किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच किसी अन्य कानून के तहत हो सकती है। ये सुनने में थोड़ा जटिल है। इसका असल में मतलब क्या है? ये इस कानून का ब्रह्मास्त्र है। इसका मतलब ये है कि आप आरटीआई लगाकर सीधे किसी प्राइवेट कंपनी से जानकारी नहीं मांग सकते। लेकिन आप उस सरकारी संस्था से उस प्राइवेट कंपनी की जानकारी मांग सकते हैं जो उस कंपनी को रेगुलेट करती है। अच्छा, एक उदाहरण से समझाइए। जरूर। मान लीजिए आप किसी बैंक के काम से खुश नहीं हैं। आप सीधे बैंक को आरटीआई नहीं भेज सकते क्योंकि वो प्राइवेट है, पर आप भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को आरटीआई भेजकर उस बैंक से जुड़ी वो जानकारी मांग सकते हैं जो आरबीआई ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस बैंक से हासिल की हो। अरे वाह! तो सरकार ये कहकर नहीं बच सकती कि ये जानकारी तो एक प्राइवेट कंपनी की है, हम नहीं दे सकते। अगर कानूनन सरकार उस जानकारी को हासिल कर सकती है तो नागरिक भी आरटीआई के जरिए उसे हासिल कर सकता है। बिल्कुल। इस एक लाइन की वजह से टेलीकॉम कंपनियां, अस्पताल, स्कूल, बिल्डर, वो सब जो किसी न किसी सरकारी नियामक के दायरे में आते हैं, वो सब अप्रत्यक्ष रूप से जवाबदेही के दायरे में आ जाते हैं। ये तो पारदर्शिता को सरकारी दफ्तरों की चारदीवारी से बाहर ले आता है। हाँ, ये वाकई में एक गेम चेंजर है। तो अब हम जानते हैं कि किससे पूछना है और क्या पूछना है, पर सूचना का अधिकार, इस शब्द का मतलब क्या? सिर्फ एक कागज पर जवाब पा लेना है या इसके और भी मायने हैं? बहुत अच्छा सवाल। कानून में सूचना का अधिकार को सिर्फ सवाल पूछने तक सीमित नहीं रखा गया है। इसे कई अधिकारों का एक बंडल बनाया गया है। ये सिर्फ जानकारी मांगने का अधिकार नहीं है, बल्कि जानकारी तक पहुंचने के तरीकों का भी अधिकार है। एकदम। जैसे इसमें काम, दस्तावेजों और रिकॉर्ड का निरीक्षण करने का अधिकार शामिल है। मतलब मैं एक नागरिक के तौर पर किसी सरकारी दफ्तर में जाकर ये कह सकती हूँ कि मुझे फलां प्रोजेक्ट से जुड़ी फाइलें अपनी आंखों से देखनी है। बिल्कुल। आप वहां बैठकर नोट्स बना सकती हैं या उनके कुछ हिस्सों की फोटोकॉपी मांग सकती हैं। और ये प्रतियां प्रमाणित यानी सर्टिफाइड होती हैं, है ना? हाँ, जिन पर सरकारी मुहर लगी हो और जिन्हें आप सबूत के तौर पर कहीं और भी इस्तेमाल कर सकें। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसमें सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने का भी अधिकार है। अच्छा, नमूने? हाँ, मैंने एक बहुत मशहूर किस्सा सुना है जहां एक नागरिक ने अपने गांव में बन रही नई सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाया। क्या? उसने आरटीआई के तहत सड़क बनाने में इस्तेमाल हो रहे तारकोल और गिट्टी का सैंपल मांगा। सच में? और उसे सैंपल मिला। हाँ, कानूनन उसे सैंपल देना पड़ा। बाद में उस नागरिक ने उस सैंपल को एक लैब में टेस्ट कराया। हाँ। और साबित कर दिया कि मटेरियल घटिया क्वालिटी का था। और एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ होगा। बिल्कुल, ये है इस अधिकार की जमीनी ताकत। कमाल है। और अगर जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में है तो, जैसे कंप्यूटर में, तो आप उसे डिस्केट, फ्लॉपी या आज के जमाने में कहें तो सीडी, पेन ड्राइव या ईमेल पर भी मांग सकते हैं, या फिर उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, ये सिस्टम तो बहुत मजबूत लगता है, पर इसे चलाता कौन है? अगर कोई अधिकारी जानकारी देने से मना कर दे या गलत जानकारी दे, तो नागरिक कहाँ जाएगा? हाँ, इसका भी जिक्र इन्हीं परिभाषाओं में है। सेक्शन 2 में इस कानून को लागू करने वाली मशीनरी की भी नींव रखी गई है। जैसे केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। ये इस कानून की सबसे ऊंची और सबसे शक्तिशाली संस्थाएं हैं। ये एक तरह से आरटीआई की सुप्रीम कोर्ट हैं। और इनके पास क्या शक्तियां होती हैं? इनके पास एक सिविल कोर्ट के बराबर शक्तियां होती हैं। ये किसी भी अधिकारी को समन भेज सकते हैं, दस्तावेजों की जांच का आदेश दे सकते हैं और
और जानकारी न देने वाले अधिकारी पर जुर्माना भी लगा सकते हैं। इन परिभाषाओं में मुख्य सूचना आयुक्त और सबसे महत्वपूर्ण लोक सूचना अधिकारियों यानी PIOs के पद भी बनाए गए हैं। PIO तो हर सरकारी विभाग में वो पहला व्यक्ति है जिससे हम जानकारी मांगते हैं। सही कहा। एक और परिभाषा है थर्ड पार्टी या तीसरे पक्ष की। ये कौन होता है? इसका बहुत महत्व है, खासकर जब बात निजता यानी प्राइवेसी की आती है। मान लीजिए आपने कोई जानकारी मांगी जो आपसे या सरकार से नहीं बल्कि किसी और व्यक्ति या कंपनी से जुड़ी है, तो वो तीसरा पक्ष कहलाता है। अच्छा, तो अगर मांगी गई जानकारी में किसी की निजी या गोपनीय व्यावसायिक जानकारी हो तब क्या होगा? तब कानून कहता है कि PIO को उस तीसरे पक्ष को एक नोटिस भेजना होगा और उनका पक्ष सुनना होगा। ये एक तरह से निजता के अधिकार और पारदर्शिता के अधिकार के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। तो अगर हम इन सभी परिभाषाओं को एक साथ जोड़कर देखें, लोक प्राधिकारी का विशाल दायरा, सूचना की लगभग असीमित परिभाषा, अधिकार का व्यवहारिक मतलब और इस सब को लागू करने वाली एक शक्तिशाली मशीनरी, ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं लगते, ये तो एक मजबूत किले की ईंटें हैं। बिल्कुल। और इन सब ईंटों को जो सीमेंट जोड़ता है वो है इन परिभाषाओं का हमारे मौलिक अधिकार से जुड़ाव। मौलिक अधिकार। हाँ, जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में भी बताया गया है, ये परिभाषाएं संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को असलियत में लागू करती हैं। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि जानने का अधिकार बोलने की आजादी का ही एक हिस्सा है। ये एक बहुत शक्तिशाली कनेक्शन है, क्योंकि अगर आपके पास सही जानकारी ही नहीं है तो आप अपनी राय कैसे बनाएंगे? आप सरकार की नीतियों पर बहस कैसे करेंगे? ये तो RTI को सिर्फ एक कानून से उठाकर एक मौलिक अधिकार का विस्तार बना देता है। एकदम। जानकारी पाना कोई एहसान नहीं है, ये एक नागरिक का हक है और ये परिभाषाएं उस हक को ताकत देती हैं। इस पूरी बातचीत से एक बहुत जरूरी सवाल मेरे मन में उठ रहा है जिस पर सोचना चाहिए। हमने बात की कि कैसे ये कानून अप्रत्यक्ष रूप से निजी निकायों को भी जवाबदेही के दायरे में लाता है। आज के दौर में सरकार और निजी क्षेत्र के बीच की रेखा लगातार धुंधली होती जा रही है। सही कहा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल हर जगह है। हमारे एयरपोर्ट्स, हाईवे, बिजली, पानी, कई सार्वजनिक सेवाएं अब प्राइवेट कंपनियां चला रही हैं सरकार के साथ मिलकर। तो सवाल ये है कि जैसे जैसे जनता के पैसे से चलने वाली सेवाएं निजी हाथों में जा रही हैं, तो जनता की जवाबदेही की सीमा कहाँ खींची जानी चाहिए? क्या RTI का दायरा सिर्फ सरकार और निजी कंपनी के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के कागजों तक सीमित रहना चाहिए, या फिर उस पूरी सेवा के संचालन तक जाना चाहिए जिसके लिए आखिरकार पैसा तो जनता की जेब से ही लग रहा है? पारदर्शिता की ये लड़ाई भविष्य में इसी मैदान पर लड़ी जाएगी कि जब सरकार और बाजार एक हो जाएं, तो नागरिक का जानने का हक कहां तक जाएगा।